नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग तीन सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्शरी सेक्टर। मेनली अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर की बात की जाती है और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है, जबकि जीडीपी के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहता है। लगभग भारत की 52% जनसंख्या डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, जबकि जीडीपी में 18% ही इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये बड़ा ही जो है वो एक ड्रास्टिक नंबर है जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, जबकि सर्विस सेक्टर जो है वो काफी अच्छे से बूम कर रहा है। आज अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी हमारी है वो है ट्रेड डेफिसिट की। हम लोग एक्सपोर्ट भले ही ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट जो है वो भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये पूरी तरीके से ये पूरा साइकिल जो है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन जब डिमांड करती है और डिमांड के अकॉर्डिंग जब सप्लाई नहीं होती है या सप्लाई हो भी रही होती है, तो भी पूरी तरीके से पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग इंपोर्ट पर जो है वो ज्यादा जोर देते हैं और दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ट्रेड डेफिसिट जो है वो आखिरकार बढ़ती क्यों जा रही है, जबकि हम लोग एक्सपोर्ट भी जो है वो ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। यूपीएससी के लिए एक सक्सेस ब्लूप्रिंट जो है वो वेरोनिका मैम के द्वारा तैयार किया गया है। अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है फॉर यूपीएससी 2023 और 24 की। इसमें टोटल 4 सेशंस आप लोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओवरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस एंड इंटरव्यू है और आंसर राइटिंग है। ये पूरा कोर्स आप लोगों को अवेलेबल होगा 199 के अंदर। इसको काफी बेहतरीन तरीके से जो है वो डिजाइन किया गया है। ये लगभग 4 से 6 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और इसमें आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है यूपीएससी 2024, जिससे आप लोगों को पूरा कोर्स जो है वो 199 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और खास तौर पर यूपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है वो मैम के द्वारा बताई गई है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर को। देखिए आज का लेक्चर जो है वो टोटली डिपेंड करता है डेटास के ऊपर। कुछ टर्म जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे हम लोग सरप्लस की बात करते हैं, सरप्लस का मीन्स क्या होता है पहले वो समझिए। मान लीजिए कि आप लोग 100 रुपए खर्च करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपए प्रॉपर खर्च नहीं हो पाते और आप लोग 80 रुपए खर्च कर देते हैं। तो इसमें 20 रुपए जो बचे हुए हैं वो बेसिकली सरप्लस कहलाता है। तो अगर हम लोग सरप्लस की बात करें तो 2022-23 में वो सरप्लस कम रहा है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से इसके कंपेयर करें 2021-22 के अंदर, मतलब हम लोग बचा कम पाए हैं इस साल 2022-23 के अंदर। अगर हम लोग एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मेनली मरीन प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों ने ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। देखिए भारत एक ऐसा देश है जो कि मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ में हम लोग गेहूं, चावल, ये जो है जैसे मिलेट्स जो होते हैं इनके ऊपर भी हम लोग ज्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल प्राइसेस की और डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन की, तो ये की फैक्टर रहा है भारत की फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाने के अंदर, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस जो है वो हम लोगों को इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जो कि हम लोग आशा करते हैं। इसीलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जबकि हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले इंपोर्ट जो है वो भी ज्यादा होता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो 31 मार्च 2023 तक इसके एंड होते होते, ये फिजिकल ईयर एंड होता है इस डेट को, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों ही क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। चलिए कुल डेटा जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें, देखिए डेटा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किए गए हैं। एक्सपोर्ट अगर हम लोग बात करें 2022-23 के अंदर, तो एक्सपोर्ट जो है वो $53.15 हम लोगों ने बिलियन डॉलर हम लोगों ने किया है, जबकि इंपोर्ट आप लोग देख सकते हैं $35.69 बिलियन जो है वो भी हम लोगों ने किया है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर के अंदर एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने किया था वो $50.24 बिलियन था, जबकि इंपोर्ट जो है वो 32.42 जो है वो बिलियन डॉलर रहा है। तो यहां से हम लोग रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग 22-23 के अंदर देखें तो हमने एक्सपोर्ट जो है वो भी ज्यादा किया है। आप लोग देख सकते हैं 22-23 के अंदर $53.15 बिलियन है, जबकि इससे पहले 50.24 है। तो यहां पर एक्सपोर्ट जो है वो भी ज्यादा है, जबकि इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंपोर्ट जो है वो भी ज्यादा किया है 35.69 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ये दोनों ही जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इस डायग्राम में आप लोग देखिए, इस चार्ट के अंदर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग 2013-14 पर देखिए, सबसे पहले एक्सपोर्ट पे देखिए 43.25, जबकि इंपोर्ट जो है वो 15.53 है। यहां पर ये जो गैप आप लोग देख रहे हैं, ये गैप लगभग 27 जो है वो बिलियन डॉलर का है। तो बहुत ज्यादा जो है वो गैप आपको देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग यही गैप देखें तो 2015-16 के अंदर ये गैप जो है वो आपको और कम जो है होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा और जो है वो गैप कम हो जाएगा। जबकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग 21-22 और 22-23 के अंदर कंपेयर करते हैं तो 21-22 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था वो था 50.24, जबकि इंपोर्ट था 32.47। तो इसके बीच में ये जो आप लोग गैप देख रहे हैं यही चीज कहलाती है ट्रेड डेफिसिट। और इसको 2022-23 से हम लोग तुलना करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके साथ में ही इंपोर्ट जो है वो भी हमारा, यानी कि एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है और इंपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। ये टोटली डिपेंड करता है पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली डिमांड करती है किसी भी फूड ग्रेन्स का। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके द्वारा एक फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था। अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर जितने भी फूड ग्रेन्स हैं आखिरकार इनके प्राइस को लेकर कितना फ्लक्चुएशन आया है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये क्रैश कर चुका है 119.1 पॉइंट से 90 पॉइंट पर। तो 2013-14 के अंदर जो पॉइंट्स 119 था, यानी ग्लोबल मार्केट में आप लोग प्राइसेस को इसको देख सकते हैं, जबकि 2015-16 के अंदर यही प्राइसेस जो है वो गिरकर जो है वो कम आ जाती है, वो 90 तक पहुंच जाती है। तो मतलब अगर कोई किसान है तो उसको ग्लोबल मार्केट के अंदर प्रॉपर प्राइस जो है वो उस फूड ग्रेन की नहीं मिल पाती है, इसीलिए एक डेफिसिट जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर देखिए इंपोर्ट कंटिन्यू टू राइज, यानी कि इंपोर्ट जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है, ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन ट्रेड सरप्लस फ्रॉम ए पीक 27.72 बिलियन इन 2013-14, जबकि आप लोग बात करें टू ए लो 8 पॉइंट, यानी कि ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को मैप में क्या बताया था, मैप में आप लोग ये देखिए कि 13-14 के अंदर यहां पर ये गैप है ट्रेड डेफिसिट का वो कहीं ज्यादा है, जबकि 2016-17 के अंदर ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $8 बिलियन के आसपास में है, मतलब कम हो चुका है। इसी के बारे में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग पहले भी जो है वो ट्रेड डेफिसिट को कम किया है 16-17 के अंदर, वही चीज जो है वो वापस से दोहरानी पड़ेगी। अगर हम लोग एग्री एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं इनका हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए 3 साल का कंपैरिजन है 2020-21, 21-22 और 22-23 के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमने एग्री जो एक्सपोर्ट किया है वो सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट्स का किया है। देखिए भारत के अंदर हम लोग दो फूड ग्रेन्स पर हमेशा डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग मरीन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो सी फूड होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और इसके साथ में ही जो खेतों के अंदर गेहूं है, चावल है, वो भी हम लोग जो है वो खाते हैं। तो नॉन बासमती राइस जो है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज्यादा जो है वो $1 मिलियन के अंदर यहां पर एग्री एक्सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो सब ज्यादा हमारे पास में है मरीन प्रोडक्ट्स जिसका हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। इसके साथ में देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है अगर मरीन प्रोडक्ट्स का वो कंज्यूम कर रहा है तो साथ में जो राइस है वो जरूर उसको ऐड करता है अपने उस थाली के अंदर। फिर शुगर को आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एक्सपोर्ट के अंदर। अच्छा, नीचे हम लोग चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ कॉटन जो है, देखिए 2020-21 के अंदर 97.21 और यहाँ पर 78.43, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है, किसका, रॉ कॉटन का। एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो मार्केट है वहां पर हमारा जो कॉटन है इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लग गई है, और खास तौर पर गल्फ कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बिल्कुल डिमांड जो है वो ना के बराबर हो चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग वीट की बात करें तो यहां पर देखिए हम लोगों ने यहां पर वीट को बहुत कम एक्सपोर्ट किया है 2022-23 के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वीट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी पिछले साल ही। तो ये रोक लगाने के कारण हम लोग एक्सपोर्ट जो है इतना ज्यादा वीट का नहीं कर पा रहे हैं, और इसके मुकाबले जैसे यूक्रेन है, रशिया है, वो भी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके मुकाबले भी हमको जो है एक ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चाहे हम लोग राइस की बात करें, चाहे हम लोग वीट की बात करें, तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो हमको धीरे धीरे जो है वो बैन लगाना पड़ रहा है। और हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो भी भारत के अंदर बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट भी जो है वो कम करते जा रहे हैं। अगर हम लोग बासमती की बात करें तो बासमती को मेनली हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कहां पर, गल्फ कंट्रीज के अंदर। तो पर्शियन गल्फ कंट्री जो है वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसके साथ में यूएस और यूके के अंदर जो है वो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। नॉन बासमती की बात करें, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि बासमती को जीआई टैग जो है वो कब दिया गया था, और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार बासमती राइस को लेकर, इसकी जीआई टैग को लेकर कई बार जो है वो भिड़ंत होती रहती है, मतलब आमने सामने हो जाते हैं।
तो नॉन बासमती शिपमेंट जो है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। जैसे एशिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, यूएई, इराक, इनके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि अफ्रीका में अगर हम लोग देखें तो सेनेगल है, आइवरी कोस्ट है, बेनिन है, सोमालिया है, तो यहां पर जो है मेडागास्कर के अंदर जो नॉन बासमती शिपमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेनली ये जो आप लोग कंट्रीज देख रहे हैं ये मरीन प्रोडक्ट्स के हाईली कंज्यूमर्स हैं, और जिसके साथ में ये अपने उस खाने के साथ में चावल जो है, राइस, उसको भी ऐड करते हैं। अगर हम लोग इंडिया टॉप एग्री इंपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किया है वेजिटेबल ऑयल्स। देखिए भारतीय जो है वो तेल से बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमको सब्जियों में तेल जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स का करते हैं। इसके साथ में फ्रेश फ्रूट्स का करते हैं, पल्सेस का करते हैं, स्पाइसेस का करते हैं, केजू का करते हैं, और रॉ कॉटन का करते हैं, नेचुरल रबर का करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि यहां पर जैसे हम लोग नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर के अंदर 937.60 इतने बिलियन डॉलर जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर कीजिए, आप अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा आपको यहां पर मिलेगा। फिर आप लोग देखिए कि यहां पर आप लोग देखिए कि वेजिटेबल ऑयल्स, देखिए बेसिकली डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशन के ऊपर कि कितना कंजम्पशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो इंपोर्ट के अंदर हम लोग वेजिटेबल्स ऑयल जो है इसका ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अगर हम लोग अभी जैसे मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको दो चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इंटरनेशनल प्राइसेस। देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और भी देश हैं जो कि इसी प्राइसेस में या इससे कम प्राइसेस के अंदर इन फ्रूट ग्रेन्स को ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इंडियन जो फूड ग्रेन्स है, जैसे हम लोग गेहूं की बात करें, हम लोग चावल की बात करें, तो ये जो है उनको एक उचित कीमत जो है वो नहीं मिल पाती है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है हमारे पास में कि हमारा डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब सरकार के अंदर आए थे तो उसके बाद में कुछ समय बाद ही गवर्नमेंट बैंड व्हीट एक्सपोर्ट लास्ट मई, यानी कि 2022 के अंदर ही जो है वो व्हीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था। इसके साथ यही नहीं, राइस जो है इसके एक्सपोर्ट पर भी जो है वो रिसेंटली बैन लगाया गया था, और ड्यूटी जो है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, चाहे हम लोग व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, शुगर की बात करें, तो इसके एक्सपोर्ट पर जो है वो कुछ समय पहले ही जो है वो बैन लगाया गया है, क्योंकि भारत के अंदर कंजप्शन इतना बढ़ चुका है कि हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम कर पाते हैं। और यही रीजन है कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहे हैं, और हम लोग इंपोर्ट भी ज्यादा कर पा रहे हैं। इंपोर्ट ज्यादा करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि डिमांड जो है वो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा प्रोडक्ट यानी कि दूसरा इसका सब कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट जितना कर रहे हैं उसके मुकाबले हमारा इंपोर्ट जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीच का जो गैप है वो हम लोग फिल नहीं कर पा रहे, जिसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द हम लोगों को इसको जो है वो फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर आप लोग जो फसलें देखते हैं, क्रॉप्स देखते हैं, आजकल नई फसलें जो है, जैसे मान लीजिए बीटी कॉटन की हम लोग बात करें, बीटी बैंगन की हम लोग बात करें, तो वो धीरे धीरे जो है वो रिप्लेस करती जा रही है। इंडियन जो क्रॉप्स हैं उनको वो धीरे धीरे रिप्लेस करती जा रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो बना हुआ है। चलिए, वेरोनिका मैम ने आप लोगों के लिए कोर्स जबरदस्त जो है वो डिजाइन किया है। 4 सेशन इसके अंदर रखे गए हैं। 2023 और 24 के अंदर जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी के लिए बनाई गई है। आप लोगों को पूरा कोर्स जो है 199 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग इसका पूरा लाभ जो है वो ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।